हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप के और अदर एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि इकाई के एनवें मूलों का समुच्चय गुणा के लिए क्या है, परिमित आबेली ग्रुप। इकाई के एनवें मूल मतलब जैसे हम इकाई का वर्गमूल बोलते हैं तो 1/2 करते हैं, घनमूल बोलते हैं तो 1/3 करते हैं। ठीक है, तो इकाई के एनवें मूल यानी कि 1/n। इकाई के एनवें मूलों का समुच्चय देखा है, उसको किसके लिए करना है, हमें गुणा के लिए, क्रॉस के लिए क्या करना है, इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि 1/n ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए हमें इसको क्या करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, फाइनाइट। अब देखो 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + आयोटा 0। ठीक है, आयोटा डॉट 0, 1 को 1 + आयोटा डॉट 0 लिखते हैं। किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स में, रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में आयोटा डॉट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें काल्पनिक भाग क्या होता नहीं है, 0 होता है। ठीक है, और 1 की पावर 1/n किया तो दोनों तरफ 1/n लगा दिया। ठीक है, अब देखो 1 + आयोटा, हम एक चीज़ जानते हैं कि a प्लस जो आयोटा बीटा होता है, हम उसको कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा फॉर्म में लिखते हैं। वो थीटा हम किससे लेते हैं, tan इनवर्स b/a से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + आयोटा 0 है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 0/1। तो एंगल मेरे पास क्या आ गया, 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 को कोस 0 + आयोटा साइन 0, कोस थीटा + आयोटा साइन थीटा लिखते हैं ना, थीटा की वैल्यू 0 आ गई मेरे पास, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं जनरलाइज कर देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कोस 2r पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा, हमेशा कोस थीटा, जहाँ पे r क्या है, बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर, -1 -2 -1 1 2 0 है ना, इंटीजर है। तो यहाँ पे ये, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोस 2r पाई है प्लस थीटा कोस थीटा होता है ना, क्योंकि 2r पाई मतलब ये इस कोऑर्डिनेट में आ गया, घूम के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, r = 1 के लिए 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा, तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ऑलवेज कोस थीटा। इसी तरह साइन के लिए साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, जनरलाइज लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, कोस 0 + आयोटा साइन 0 था, आयोटा साइन 0 था, इसको मैंने साइन 0 था, इसको मैं क्या लिख दिया, कोस 2r पाई प्लस 0, 2r पाई प्लस थीटा लिखते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है। इसी तरह आयोटा साइन वाला लिख दिया। ठीक है, फिर इसका मतलब ये क्या बन गया, कोस 2r पाई प्लस 0 तो कोस 2r पाई हो गया, फिर आयोटा प्लस आयोटा साइन 2r पाई हो गया। ठीक है, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, r बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देखो ऊपर पावर क्या लगी हुई है, ऊपर पावर क्या लगी हुई है हमारी, 1/n। ऊपर पावर क्या लगी हुई है हमारी, 1/n। तो कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन 1/n, ए नहीं है यहाँ पे, ये ए गलत लिखा हुआ है, तो उस पर पावर क्या लग गई, 1/n। अब इसको मैं क्या लगा दूंगी, द माइवर थ्योरम। द माइवर थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है, वह n कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, द माइवर थ्योरम ये होती है। तो अब हम इसमें क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई है की पावर 1/n है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोस 2r पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई 1। फिर हम एक चीज़ ये भी जानते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, ई आयोटा थीटा, ये भी हम पढ़ा हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, कोस 2r पाई बाई n था प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई n है, 2r पाई बाई n था, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ई आयोटा, एंगल की जगह क्या आ गया, 2r पाई बाई n। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके n-1 तक होगी। इसका रीज़न है क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं r = n लूँगी, तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कोस 2 पाई प्लस पहली वैल्यू आयोटा साइन 2 पाई,
साइन 2 पाई, जो कि बताऊँ किसके इक्वल होगी, जब r इक्वल टू 0 लेते हैं ना, r इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या बनता है कोस 0 प्लस आइटा साइन 0। दोनों वैल्यू क्या है देखो सेम है, कोस 2 पाई और कोस 0 सेम है, आइटा साइन 0 सेम है। इसी तरह देखो r इक्वल टू अगर मैं n+1 लेती तो मेरे पास क्या बनता, कोस 2 पाई r की वैल्यू n+1 अपॉन n। सिर्फ इतना ही पार्ट बता देती हूँ, आइटा साइन नहीं बोल रही, वो सेम ही तो बनेगा एंगल, तो इसमें आप देख लेना है। तो ये क्या बनता, कोस n से दोनों तरफ भाग दे दिया 2 पाई, अंदर n+1 में भाग दे दिया तो 2 पाई, एक तो बनेगा 2 पाई प्लस एक बचेगा 2 पाई अपॉन n। ये 2 पाई n ऊपर 2 पाई n प्लस 2 पाई बनता ना, तो 2 पाई n अपॉन n करते तो एक तो 2 पाई बचता और प्लस 2 पाई अपॉन n वो लिख ही दिया। अब कोस 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन n, कोस 2 पाई फोर्थ कोऑर्डिनेट से फिफ्थ कोऑर्डिनेट में आ गए तो वापस क्या बनेगा कोस 2 पाई अपॉन n। अपने को पता ही है कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये क्या बन गया कोस 2 पाई अपॉन n, जो कि वैल्यू किस पे आती है मेरे को r इक्वल टू 1 रखने पे। r इक्वल टू 1 रखने पे मेरे पास यही तो आता है कोस 2 पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन n। ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू क्या हो गई, रिपीट होनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब r की वैल्यू हम 0 से n-1 तक, वहीं तक हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हम इसको लिख लेते हैं r इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, नोटेशन दे देते हैं। अब इसे हम नोटेशन दे देते हैं, नोटेशन क्या दे देते हैं, ई आइटा 2r पाई अपॉन n तक हो गया। अब मैंने मान लिया कि ई आइटा 2 पाई अपॉन n क्या है, थीटा, यानी कि r इक्वल टू 1 पे जो आया था ई आइटा 2 पाई अपॉन n को मैंने थीटा मान लिया, और r बराबर 0 पे क्या आता है ई आइटा डॉट 0। भाई r इक्वल टू 0 पे क्या होता है ई आइटा डॉट 0 ही तो होता है, r की वैल्यू 0 रखते तो ई आइटा डॉट 0, यानी कि ई0 की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, वो अब मैंने यहाँ रख दी, देखो अब वो मैंने यहाँ रख दी, पहली वैल्यू रख दी 1, दूसरी क्या थी ई आइटा 2 पाई अपॉन n जिसको मैंने थीटा मान लिया तो ये थीटा लिख दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ई r इक्वल टू 2 पे आएगी, ई 4 पाई अपॉन n आती, और ई आइटा 2 पाई अपॉन n को मैंने क्या मान रखा है थीटा, तो इसको मैं यही तो लिख सकती हूँ ई आइटा 2 पाई अपॉन n की पावर 2, ई आइटा 4 पाई अपॉन n बनेगा, यानी कि ये क्या होगा, ये वैल्यू थीटा थी तो ये क्या हो गया थीटा का स्क्वायर। इसी तरह ई आइटा जब मैं n माइनस क्या बोलते हैं उसको, सॉरी 6 पाई अपॉन n आ गया नेक्स्ट r इक्वल टू 3 पे, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना ई आइटा 2 पाई अपॉन n की पावर 3। जब ई आइटा 2 पाई अपन को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 पाई 6 पाई बनेगा ना, तो ये क्या बन गया थीटा की क्यूब। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे, यानी कि r जैसे जैसे आ रहा है तो उसके हिसाब से ये बनता जा रहा है। r इक्वल टू 3 ले रही हूँ तो क्या बन रहा था थीटा क्यूब बन रहा था, r इक्वल टू 1 पे थीटा लिखा ही था मैंने, r इक्वल टू 2 पे थीटा स्क्वायर बन रहा है, तो r इक्वल टू n-1 पे मेरे पास लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा n-1। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया कि 1 थीटा थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा n-1, इसको मैंने इस फॉर्म में शो कर दिया जी को। ठीक है, अब देखो, और साथ में मुझे एक चीज़ ये भी पता है कि जैसे ही यहाँ पे मैं थीटा n करूँगी, थीटा n इसका मतलब क्या हो गया ई आइटा 2 n, r की वैल्यू n पाई जो कि अभी रिपीट होने शुरू हो जाएंगे n, यानी कि ई आइटा 2 पाई जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1, क्योंकि ये आइटा 2 पाई को आप यही तो लिखोगे कोस 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई, वैसे भी रिपीट होने शुरू हो गए। उसके बाद मैंने कहा था ना r इक्वल टू n के आगे वो फर्स्ट से शुरू हो जाएंगे, पहला 1 आएगा, फिर n+1 पे थीटा वाली वैल्यू आ जाएगी, n+2 पे थीटा स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, तो कोस 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई आ गया थीटा n पे, इसका मतलब जिसकी वैल्यू क्या है 1, थीटा n पे क्या आ जाएगा 1। अच्छा, अब देखो, अब मुझे इसको ग्रुप प्रूफ करना है, तो ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी आती है मेरी क्लोजर। क्लोजर में मैंने क्या मानूंगी, इसमें 2 एलिमेंट मान लूँगी ग्रुप जी में, ए बी में, इसमें जी में 2 एलिमेंट मान लें ए और बी। अब जैसे ही मैं इसमें 2 एलिमेंट मानती हूँ तो ये क्या होंगे, ये 1 के क्या हैं मूल, इकाई के मूल है ना। अगर ए बिलोंग्स टू ये 1/n वाला ग्रुप है उसमें, और बी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इकाई के n भी मूल है, तो अगर मैं इनकी पावर n करूँगी तो वापस मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। भाई ये n भी मूल है तो अगर इनकी पावर n कर दूँ तो मुझे ये n कर दूँ तो 1 मिलेगा। इस तरह b की बिलोंग्स टू 1 की पावर 1/n में बिलोंग कर रहा है तो इसकी पावर n करते क्या मुझे मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि a और b अगर दोनों g में हैं तो क्लोजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी को भी किस में शो करना पड़ेगा g में। इसका मतलब ए बी को क्या किस में बिलोंग दिखाना पड़ेगा
1 की पावर 1/n, यानी कि इकाई का nवां मूल शो करना पड़ेगा। इकाई का nवां मूल शो करने का पड़ेगा, इसका मतलब मुझे एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा कि ab की पावर n, अगर मैं 1 प्रूफ कर देती हूँ तो मैं ये बोल दूँगी कि ab क्या है, इकाई का nवां मूल। तो ab की पावर n का मान निकाल लेती हूँ मैं। a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर n b की पावर n, और a की पावर n, a क्या था, g का एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू 1 है, b g का एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल क्या गया 1, तो ए बी की होल पावर n इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ए बी क्या इकाई का nवां मूल, दैट इम्प्लाइज ए बी भी किस में जाएगा, g में। इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई, क्लोज्ड। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी हमारी सहचर्यता। तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्याएं बन रही है 1 थीटा थीटा स्क्वायर है ना, ये 2 पाई अपॉन n 2 पाई 4 पाई अपॉन, ये क्या बन रही है, सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याएं हमेशा क्या होती है, गुणा के लिए क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। सम्मिश्र संख्याएं गुणा के लिए हमेशा क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। वैसे ही आप करके देख लो, थीटा को थीटा मान लो थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब से गुणा करोगे, पहले इनको करोगे, तब एक्चुअल में इनमें होता है कि एक्चुअल में सीधे गुणा हो जाते हैं सारे, तो थीटा की पावर 6 बन जाती है। इसी तरह थीटा रोट थीटा स्क्वायर करके फिर थीटा क्यूब निकाल, इससे गुणा कर लो, तो ये थीटा 3 बनता और ये थीटा 3 बनता, तो ओवरऑल वापस थीटा 6 बन जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट सेम आता है, तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है सम्मिश्र संख्याओं में। फिर बात आती है मेरे पास आइडेंटिटी की। तो गुणा के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, 1 है, 1 है, इसको किसी से गुणा कर लो, 1 डॉट थीटा आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से n-1 ले लो, तो हमेशा क्या आएगा, थीटा ही आएगा, ये थीटा आर ही आएगा, 1 डॉट थीटा आर ही मिलेगा। तो ये क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। फिर बात आती है हमारी इन्वर्स एलिमेंट की। तो इन्वर्स एलिमेंट किसी थीटा आर के लिए, किसी थीटा आर बिलोंग्स टू जी के लिए, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 0 से n-1 के बीच क्या मिलनी चाहिए मुझे, एक थीटा आर को, मतलब मैं एक एलिमेंट मान ली हूँ, मैं एक बार बी मान रही हूँ है ना, इससे गुणा करूँ तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी, जो कि मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी क्या है 1। अब इस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, देखो मुझे पता है कि थीटा की पावर n की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा आर, यहाँ पे बी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, थीटा n-r, जो कि क्या बनेगा थीटा n, और जो कि मुझे वैल्यू दे देगा 1। तो इस थीटा आर के लिए हमारे पास थीटा n-r हमेशा क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा। थीटा आर है तो ऑब्वियसली थीटा n-r भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब थीटा n-1 के लिए तो क्या हो जाएगा, थीटा इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, n-2 के लिए थीटा स्क्वायर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स, ताकि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिली है इनको गुणा करने पे, तो ये एक दूसरे के क्या मिलेंगे हमें, इन्वर्स, मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर बात आती है क्रम विनिमेयता की। तो क्रम विनिमेयता के लिए ऑब्वियसली क्रम विनिमय सम्मिश्र संख्या है, गुणा के लिए हमेशा क्या होती है, क्रम विनिमय थीटा डॉट थीटा स्क्वायर कर लो, थीटा क्यूब आएगा, या फिर थीटा स्क्वायर डॉट थीटा कर लो, थीटा क्यूब आएगा। यानी कि ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, अबेलियन ग्रुप। क्रम विनिमयता का पालन होते हैं, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, दैट मीन्स दिस ग्रुप इज अबेलियन और फाइनाइट है, क्योंकि 1 से थीटा n-1 n एलिमेंट है, फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। शो दैट द सेट, हमें सेट दिया हुआ ये f1 f2 f3 f6 तक है। ठीक है, इज़ ए फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन कंपोजिट ऑफ फंक्शन। फंक्शंस का कंपोजिट दिया हुआ ऑपरेशन हमें, वेर ये है ट्रांसफॉर्म, हम इस पे आ जाते हैं। इसको हमें प्रूफ क्या करना है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, और ये हमारे पास फंक्शन रखा है। f1z आइडेंटिटी है, f2z इन्वर्स वाला एलिमेंट इन्वर्स फंक्शन है, 1/z करता है, f3 1-z है, f4 z/z-1, f5 ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये देखो, ये टेबल बना लेते हैं, f1 f2 f3 f4 f5 6 तक लिख लिया, इधर भी 6 तक लिख लिया। ठीक है, दोनों तरफ 6 तक लिख लिया। अब मैं वैल्यू निकालती हूँ, तो कंपोजिट आपका पढ़ा भी हुआ है, जैसे f1 ऑफ f1, ठीक है, f1 ऑफ f1 z में जब निकालूंगी तो मैं इसको ये तो करूँगी f1z। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है, f1z की वैल्यू क्या थी, z, वापस f1, ठीक है, ये वैल्यू z थी। अब देखो यहाँ से दोनों से क्या आ जाएगा ये, यानी कि f1 ऑफ कंपोजिट f1 मेरे पास क्या मिलेगा, इक्वल टू f1। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से मैं एक और अदर ले लेती हूँ, अदर मैं ले लेती हूँ आपके पास f1 और f3 ले लेती हूँ, f1 ऑपरेशन f3 ले लेती हूँ। ठीक है, f1 ऑपरेशन ना लेके, एक मिनट, अपन कोई ऐसा लेते हैं, आइडेंटिटी वाला नहीं लेते हैं, अपन ले लेते हैं f2 ऑपरेशन f3 ले लेते हैं।
ठीक है, F2 ऑपरेशन F3 Z, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो अपन निकालेंगे यहाँ पे देखो F2 F3Z, ये करेंगे। F3Z की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 माइनस जेड बनती है, और सॉरी यहाँ पे F2 लिखा हुआ है ना, F2 1 माइनस जेड, और F2 1 माइनस जेड क्या बनेगा, 1 अपॉन F2 क्या बनाता है, 1 अपॉन 1 माइनस जेड, ठीक है, F2 1 अपॉन 1 माइनस जेड बनाता है। और ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है हमारी F5Z की, ये वैल्यू होती है हमारी F5Z की। तो इन दोनों से मेरे पास क्या आ गया, F2 ऑपरेशन F2 कंपोजिट F3 के मेरे पास किसके इक्वल आएगा, F5 के। देखो यहाँ पे Z कॉमन करके बनाया हो, जैसे F2 ऑपरेशन F3Z इक्वल टू F5Z। यहाँ पे जैसे मैं ये डायरेक्ट इसको F2 के इक्वल नहीं लिख सकती थी, F2 ऑपरेशन F3 इक्वल टू F2, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1 माइनस जेड पे लगा हुआ है ये फंक्शन, दोनों को एक ही उस पे एलिमेंट पे अप्लाई करूँ, यहाँ जेड पे अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जेड पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो F2 कंपोजिट F3 क्या होगा, F5। इस तरह में ये पूरी टेबल बनानी है, ये आप बनाओगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ये टेबल बना लेंगे हम, ठीक है। जैसे अभी ये टेबल बन गई, देखो ये टेबल बन गई, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, अब टेबल में हम जब देखते हैं डायरेक्ट देख लेते हैं कि कौन सा मतलब क्लोजर है, आइडेंटिटी है, सारी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अब देखो इस टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं F1 से F6 की हैं, F1 F2 F3, हर कॉलम रो में देख लो, कहीं भी ऐसा नहीं है उस सेट के बाहर है, F1 से F6 के बाहर है, तो कहीं बाहर नहीं है। मतलब दो एलिमेंट्स को हम जब ऑपरेट कर रहे हैं F1 को F1 से F2 से, तो वापस जो एलिमेंट आ रहे हैं वो उन्हीं में से ही आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इसका मतलब सेट ये क्या है, ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यही तो बोलते हैं ए और बी, अगर जी के एलिमेंट है तो ए बी जी में जाए, तो F1 F6 इसके एलिमेंट थे और इनको ऑपरेट किया तो वापस इन्हीं में से मिल रहा है, यानी इसी जी में जा रहा है, तो क्लोज्ड हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिविटी यही बोलती है कि तीन एलिमेंट लो, F1 F2 मान लो ये ले रही हूँ मैं, ठीक है, और F3, तो पहले से इन दोनों को ऑपरेट कर दो या इन दोनों को कर दो, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, सेम। क्योंकि फंक्शन जो होते हैं कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड किया, जैसे फंक्शन सम्मिश्र संख्याएं हैं उनमें गुण अपन जानते हैं, एसोसिएटिव लो फॉलो करता है। ऐसे ही जो फलन है ये, इनमें जो ये संयुक्त फलन, ये जो अपन कंपोजिट करते हैं, ये भी क्या होता है, हमेशा एसोसिएटिव लो फॉलो करता है। तो यहाँ पे भी अब और से आप करके देख लो एग्जांपल से, ठीक है, ये वैल्यू पुट निकाल के देख लो, दोनों तरफ सेम आएगी, तो क्या होगा, एसोसिएटिव लो अप्लाई होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी में ये देखो कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसको करने पे वापस वही एलिमेंट मिल रहा है। यहाँ पे देखो F1 है, F1 को F1 से किया, F1 मिला, F1 को F2 से किया, F2 मिल गया, F1 को F3 से किया, F3 मिल गया, F1 को F4 से किया, F4 मिल गया, F1 को F5 से किया, F5, इसी तरह F1 को F6 से F6। तो यहाँ पे F1 मेरी क्या है, आइडेंटिटी हो गई। हमें यही तो करना होता है कि A डॉट इक्वल टू A, कौन सा ऐसा है, तो F1 है जिसको इससे गुणा, F1 से करते F दे रहा है, F2 से करते F2 दे रहा है, F3 से करते F3, तो ये क्या हो गई मेरी आइडेंटिटी। फिर बात आती है मेरी इन्वर्स की। तो इन्वर्स यही तो बोलता है कि A डॉट बी इक्वल टू क्या मिले, आइडेंटिटी। तो A और B एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स। यहाँ पे आइडेंटिटी है मेरी F1। तो आप देख लो इस टेबल में जहाँ जहाँ F1 है वो एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। ये F1 यानी कि F1 का इन्वर्स F1, F2 का इन्वर्स F2 का इन्वर्स F2 हो गया, क्योंकि उन दोनों को करने पे F1 आइडेंटिटी मिल रही है। F3 का इन्वर्स F3 हो रहा है क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी मिल रही है। F4 का इन्वर्स F4 खुद हो रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है। F5 का इन्वर्स देखो यहाँ पे F6 हो रहा है, F5 को F6 से करने पे आइडेंटिटी मिल रही है, और F6 को F5 से करने आइडेंटिटी, तो ये एक दूसरे की इन्वर्स हो गई। अब बात आती है अबेलियन की। तो अबेलियन के लिए देखो हम देखते हैं, अब जब टेबल की बात करते हैं तो अबेलियन की हम यही देखना होता है कि A डॉट बी और B डॉट A इक्वल है ना, कहीं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के किन्हीं भी दो एलिमेंटों को आप ले लो तो सबके लिए A डॉट बी इक्वल टू B डॉट A, ये रूल फुल होना चाहिए। और जब हम टेबल में देखते हैं तो हम टेबल में डायरेक्ट ये देख लेते हैं कि जो मेन विकर्ण बनता है, मेन डायगोनल जो होता है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए, यानी कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए। देखो F2 F3 F4 F5 6 ये ठीक है, यहाँ भी यही बन रहा है, ठीक है। इस विकर्ण के अलावा इधर रो में भी यही बन रहा है, इधर कॉलम में भी यही बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे रो में तो F5 F6 F3 F4 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, F6 पहले आ रहा है, F5 फिर F4 F3, तो ये सेम नहीं है। अगर यहाँ पे भी यही होता है F5 F6 F3 F4 सिमेट्रिक होती, सम्मित होता, जो इधर बन रहा है यानी कि रो और कॉलम सेम होता, तब क्या बनता हमारे पास, ये ग्रुप क्या बन जाता, अबेलियन। लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये ग्रुप क्या नहीं है, अबेलियन नहीं है, दिस इज ए नॉन अबेलियन ग्रुप। ओके,
नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।